हेलो दोस्तों, आप सभी का अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैं अभिषेक सर। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के वृत्त विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से 2-3 नंबर का प्रश्न तो परीक्षा में आ ही जाता है। तो आज हमारा चर्चा का बिंदु है वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे वृत्त, केंद्र, परिधि, त्रिज्या, जीवा, व्यास, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड, वृत्त की परिधि का सूत्र और क्षेत्रफल का सूत्र आदि पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं। पहले वृत्त क्या होता है। कोई निश्चित बिंदु है तो उससे हम परिभाषा शुरू करेंगे। उन बिंदुओं का बिंदुपथ यानी बिंदुओं का वह रास्ता जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। उन बिंदुओं का वह बिंदुपथ यानी बिंदुओं का वह रास्ता जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो से बनने वाली आकृति को वृत्त कहते हैं। यानी ये एक निश्चित बिंदु है और ये बिंदुओं का रास्ता है। ये जो आकृति बनी है, इस बनी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं, ठीक ना। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, बनने वाली आकृति वृत्त कहलाती है। जो निश्चित बिंदु होता है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। वृत्त का, ठीक है। और ये जो बिंदुपथ होता है, यह बिंदुपथ वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक, वृत्त की परिधि कहलाती है। अब वृत्त की परिधि से अगर वृत्त के केंद्र को मिला दिया जाए, यानी वृत्त के केंद्र को यदि वृत्त की परिधि से मिला दिया जाए तो मिलाने वाला यह रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसको हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, रेडियस, ठीक ना। यानी वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई, वृत्त और परिधि हो गई। आगे चलते हैं। जीवा क्या होता है? किसी वृत्त में उसके परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। यानी ये वृत्त है, इसकी परिधि पे कोई बिंदु यहाँ मान लीजिए ए है, दूसरा बिंदु यहाँ बी है, और इन बिंदुओं पर मिलाया जाए तो ये जो रेखाखंड होगा इसे हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। ये हमारी जीवा हो जाती है। यानी किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है। एक वृत्त में हम असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं, असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं, जितना चाहे उतना जीवा हम इसमें खींच सकते हैं। और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जिसे व्यास कहा जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और इसी का नाम क्या कर दिया जाता है? व्यास कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। इसे व्यास कहा जाता है, ठीक है। एक वृत्त में असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं। इस वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले हम असंख्य व्यास खींच सकते हैं। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि इधर ओबी त्रिज्या है और ओए भी त्रिज्या है, इसलिए हमारा व्यास बराबर सूत्र हो जाएगा व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या। देख रहे हैं यहाँ पे ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, दो त्रिज्याओं को मिलाने से, केंद्र से परिधि को मिलाने पे त्रिज्या बनती है। इधर भी केंद्र से परिधि पे मिल गया है, यानी ये सीधा व्यास हो गया। यानी ये जीवा थी, ये भी जीवा है, लेकिन ये वृत्त केंद्र से होकर गया है तो ये व्यास हो गया। तो दो त्रिज्याओं के बराबर है, इसका मतलब व्यास बराबर 2 त्रिज्या। व्यास को हम डी से व्यक्त करते हैं, डी बराबर 2r हो जाता है, ठीक है। और वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त को 2 बराबर अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। वृत्त का व्यास क्या करता है? वृत्त को 2 बराबर अर्धवृत्तों में विभाजित कर देता है। आगे चलते हैं, त्रिज्या के बारे में देख लेते हैं। एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हैं और सभी समान लंबाई की होती हैं। अगला हमारा पॉइंट है वृत्तखंड। जीवा क्या करती है? वृत्त को 2 वृत्तों में बांट देती है, 2 अर्धवृत्तों में या 2 भागों में बांट देती है। यदि वह व्यास होगा तो वृत्त को 2 और भागों में बांटेगा। यदि व्यास के अलावा कोई जीवा होगी, जैसे मान लीजिए ये एक जीवा पी क्यू है, तो ये बराबर भागों में नहीं बांट रही है। ये वाला बड़ा भाग है, ये वाला छोटा भाग है, तो इस भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे और इस छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे, ठीक ना।
अब आता है त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्तखंड समझ में आया होगा कि किसी वृत्त में जीवा द्वारा बांटे गए भागों को वृत्तखंड कहते हैं। यदि वह बड़ा वाला भाग है तो उसे दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला हिस्सा है तो लघु वृत्तखंड कहते हैं। अगला है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और परिधि से घिरा हुआ क्षेत्र ही त्रिज्यखंड कहलाता है। ये हमारी दो त्रिज्याएं हैं, ये ओ पी क्यू, दो त्रिज्याओं और ये परिधि हमारी है, ये हमारी परिधि, दो त्रिज्याएं और ये परिधि से घिरा हुआ क्षेत्र जो है ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड दो होता है, एक बड़ा एक छोटा। एक बड़ा वाला त्रिज्यखंड देख लीजिए, ये हमारा छोटा वाला हो गया, इधर ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, ये भी दो त्रिज्याओं और परिधि से घिरा हुआ है, तो इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड, और इसे हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, बनने वाले आकृति को वृत्त कहते हैं। वह निश्चित बिंदु हमारा वृत्त का केंद्र कहलाता है, और वह बिंदुपथ जो है वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं, और एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अगला पॉइंट हमारा जीवा है। किसी वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। त्रिभुज एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीवा हम वृत्त में खींच सकते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसे व्यास कहते हैं, वह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वह दो त्रिज्या के बराबर होती है, जो वहां लिखा गया है। आगे आते हैं वृत्तखंड। व्यास क्या करता है, त्रिभुज को दो बराबर वृत्तखंडों में बांट देता है, लेकिन उसके अलावा जो जीवाएं होती हैं वह वृत्त को दो वृत्तखंडों में बांटती हैं। जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उससे दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसी प्रकार अगला टॉपिक है त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं और परिधि से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। यदि वह छोटा वाला हिस्सा है तो उसे लघु त्रिज्यखंड, और यदि वह बड़ा वाला हिस्सा है तो उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी दो त्रिज्याओं और वृत्त की परिधि से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसे चाप भी कह सकते हैं, लघु चाप दीर्घ चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। ठीक है, तब तक इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट का समय है। तो आइए सूत्र की तरफ थोड़ा चलते हैं। हमारा है वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, ठीक ना। ये त्रिज्या के पदों में है। यदि इसे व्यास के पदों में लिखना हो, ये पहला सूत्र हमारा हो गया। यदि इसे व्यास के पदों में लिखना है तो परिधि का सूत्र हमारा हो जाएगा पाई इंटू 2r। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू डी, यानी पाई गुणे डी का मतलब क्या होता है, व्यास। यानी यहां से हमें मिल गया परिधि जो है व्यास के पदों में। कभी कोई प्रश्न आ जाता है कि वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध बताइए, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है व्यास गुणे पाई, ठीक ना। आगे चलते हैं दूसरे सूत्र की तरफ, क्योंकि पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो कभी कभी व्यास दिया होता है, त्रिज्या ज्ञात करनी होती है। त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यहाँ 2 गुणा है, पक्षांतर होकर इधर आएगा अगर, तो भाग हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, फिर उधर बचेगा हमारा त्रिज्या बराबर के इधर हमारा व्यास है, और जब ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा r बराबर d बटे 2, r बराबर d बटे 2 मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ से हमें मिला ही था d बराबर 2r, तो 2r की जगह हम d रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया, 2r की जगह d रख दिया, यानी परिधि और व्यास में यही संबंध होता है। ठीक है, अगला फार्मूला आता है वृत्त के क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, देखिए पाई इसमें से कहा जाता है जब किसी वक्राकार कोई वस्तु की संरचना बनावट जो है वक्र के आकार की हो,
तो उसके क्षेत्रफल आदि को ज्ञात करते समय पाई आ जाता है। ठीक है, अगर कोई समतल आकृति होगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लंबाई चौड़ाई आती है। तो उसी तरह वक्राकार वस्तुओं, जितनी भी वक्राकार वस्तुएं होंगी, जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया, वृत्त हो गया, इन सब में गोला हो गया, इन सब में पाई आ जाए, क्योंकि उनकी संरचना जो बाहरी बनावट होती है वो वक्राकार होती है। तो वक्राकार किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा या आयतन ज्ञात करना होगा तो उसमें पाई आ जाएगा, क्योंकि वाई वक्राकार वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आएंगे एक्सरसाइज के सीधे प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, बाय।